हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का 4th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने उन प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने एक भी लेक्चर को स्किप किया है तो उसको पहले देख लीजिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है शारीरिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और इस प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, वो भी 5 मार्क्स में। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और जो रूल्स, जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई जाएंगी उनको नोट करिएगा। मैं अच्छे से समझाऊंगा प्रॉपर्टीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से, जनरल एग्जाम्पल के माध्यम से, और उसका स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिखूंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ लिख रखा है शारीरिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी शारीरिक के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में तथा प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो शारीरिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। पहले आप थोड़ा सा हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए। ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू हम पता करते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी किसी डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं कि उनका कैलकुलेशन करना, उनको एक्सपेंड करना बहुत उचित नहीं होता, क्योंकि उनको एक्सपेंड करने पर कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो उस सिचुएशन में हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पता करते हैं। ठीक है ना? इसलिए प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सीख रहे हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके तमाम एग्जाम्पल भी हम लोग प्रूफ करेंगे, भी देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ध्यान से प्रॉपर्टीज़ को समझिएगा और उसको नोट करिएगा। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डेल्टा इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट है, वो है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये हमारा डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसका सेकेंड रो है, ये इसका थर्ड रो है, ये आप जानते हैं। ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकेंड कॉलम है, इसका थर्ड कॉलम है, ऐसा आप लोग जानते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को परस्पर बदल दें, मतलब ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाए, मीन्स ये हो जाए A1 B1 C1। ऐसे ही जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाए A2 B2 C2। ऐसे ही जो थर्ड रो है वो क्या हो जाए, थर्ड कॉलम हो जाए A3 B3 C3। तब भी ये किसके बराबर होगा? डेल्टा के ही बराबर होगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। अब आप इसको चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं? प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड करिए और इसको एक्सपेंड करिए, दोनों को एक्सपेंड करने के पश्चात आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से हम क्लियर कर देते हैं। जैसे डेल्टा इक्वल टू ds 2 4 हो गया, 1 और 7 हो गया। ये हमने एक छोटा सा डिटर्मिनेंट लिया एग्जाम्पल पे, ऑर्डर 2 का। अब अगर हम इसकी वैल्यू पता करते हैं तो क्या आती है, जरा देखो। 7 2 जा 14 और माइनस में 4 1 जा 4, तो डेल्टा इक्वल टू ds कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। अब जरा इसमें हम प्रॉपर्टी लगा दें, ध्यान सुनिए। अब इसमें हम क्या करें? प्रॉपर्टी, पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए। अब इसकी वैल्यू जरा पता करिए। अब इसकी वैल्यू पता करेंगे तो 7 2 जा 14 और माइनस 4 1 जा 4, तो डेल्टा इक्वल टू अभी भी कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? 10 आएगा। तो ऐसे ही
हमने तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिया वो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया, आप थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेकर के भी इसको प्रूफ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप इस जनरल एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूफ करना चाहते हैं तो चलिए मैं उसको भी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कि दोनों केस में वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसको हम इरेज कर रहे हैं पहले और इसकी वैल्यू को हम पता करेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर्टी क्या है आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी डिटर्मिनेंट के, वो सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो या फोर्थ ऑर्डर हो, ऑल्दो फोर्थ ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, रो और कॉलम को परस्पर हम बदल देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। जरा इसको हम प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले। डेल्टा इक्वल टू फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो डियर स्टूडेंट्स, A1 हो गया, ये और ये छूटेगा तो क्या आएगा, B2 B3 और C2 C3। आराम समझिएगा, बोर मत होइएगा। इसका साइन माइनस होता है तो माइनस B1, ये और ये छूट जाएगा, A2 A3 और C2 C3 आएगा। प्लस में डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, C1 आएगा। C1 जिस रो जिस कॉलम में है छोड़ दो, A2 A3 B2 B3। ये अभी हम ये जो डिटर्मिनेंट हमने लिया था उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। डेल्टा इक्वल टू A1 क्या आएगा बच्चों, यहाँ B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस यहाँ पे C1 लिखेंगे और यहाँ क्या आएगा बच्चों, A2 B3 माइनस A3 B2। ये जो हमने डिटर्मिनेंट लेट किया था डियर स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू हम लोगों ने पता किया और उसकी वैल्यू ये आई है। सपोज करिए अब यहाँ हम करते हैं बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी, बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी। ध्यान सुनिए हमारी बात को। जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, सपोज करो ये डेल्टा बिकम्स डेल्टा 1, चेंज टू कर दीजिए। डेल्टा जो है वो चेंज होकर के मान लो डेल्टा 1 हो जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं जब प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो बताओ डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी कितनी, जरा ध्यान दे लो। डेल्टा 1 की वैल्यू जो आएगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, मीन्स A1 B1 C1, यहाँ A2 B2 C2, यहाँ A3 B3 और C3। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करें, इसको एक्सपेंड करें और वैल्यू यही आनी चाहिए। इसको एक्सपेंड करने पर वैल्यू यही आनी चाहिए। चलिए एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, यही एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेंगे। जैसा कि हमने बताया है प्रीवियस लेक्चर में आपको कि पहले रो या पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A1 लिखने के बाद ये और ये छूटेगा तो क्या आएगा, B2 C2 और B3 और क्या आएगा बच्चों, C3 आएगा। फिर हम क्या ले लेंगे, B1, तो माइनस साइन इसका होगा, माइनस में B1 होगा, ये और ये छूटेगा तो A2 C2 A3 C3, A2 C2 और A3 C3 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस में C1, ठीक है, प्लस में C1 लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा, A2 B2 A3 B3, क्या आएगा, A2 B2 है ना, A2 B2 और A3 B3। ये हमने क्या किया, इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब जरा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू पता करो। A1 यहाँ डियर स्टूडेंट्स रहेगा ही और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है। और माइनस में क्या लिखेंगे, B1 और यहाँ क्या आएगा, A2 C3 माइनस A3 C2 आएगा। और प्लस में क्या लिखेंगे हम, C1, तो क्या आएगा, A3 B3 माइनस A3 और A2 B3 आएगा ना, A2 B3 माइनस में A3 B2 आएगा। अब जरा चेक कर लीजिए कि जो डेल्टा 1 आया है वही डेल्टा था कि नहीं। देखो ध्यान से मिला लीजिए, सेम मिलेगा। A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A3 C3 माइनस A3 C2 है ना, और प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो आप यहाँ कह सकते हैं हेंस आपको मिला कितना, हेंस जो डेल्टा था वो डेल्टा 1 के क्या मिला, बराबर मिला।
तो इससे ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हुई, प्रूफ हो गई। क्या प्रॉपर्टी थी डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को परस्पर बदल दें तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द वैल्यू रिमेन्स सेम। वैल्यू जो होती है वो क्या रहती है, समान रहती है, उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ये पहली प्रॉपर्टी थी जो हमने आपको बताया, इसका प्रूफ भी कराया। जल्दी से इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करने चल रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझेंगे तो आगे चल के आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है ना कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से सारे कंसेप्ट आपको बताते हुए चल रहे हैं और आप सब लोग उसको ध्यान से समझते चलिए और नोट ज़रूर से ज़रूर करते चलिए। इस लेक्चर में जो भी हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो उसको फेयर कॉपी में नोट कर रहे हैं, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। चलिए हम ध्यान देते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगली प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड आप लोग लिखिएगा हमारे साथ, फिर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टी है यदि किसी सारणिक की दो आसन्न जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एडजासेंट पंक्तियों या स्तंभों, लिखते चलिएगा, स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान सारणिक का संख्यात्मक मान सारणिक के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है, जरा ध्यान समझिए, इसको नोट करिए। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है मैं आपको जरा समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम चाहेंगे तो इसको प्रूफ करेंगे, चाहेंगे तो प्रूफ नहीं करेंगे, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट समझ लीजिए, रूल क्या है वो समझ लीजिए। एक मैंने आपको प्रूफ करा दिया है, बाकी आप परेशान ना होइए। देखिए डियर स्टूडेंट, इनका कहने का मतलब ये है कि लेट डेल्टा इक्वल टू आपको कोई डिटर्मिनेंट दे दिया जाए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है इसका फर्स्ट रो है R1, ये क्या है सेकेंड रो है R2, ये क्या है थर्ड रो है R3। ध्यान समझते चलिए। और आपको पता है कि ये पहला कॉलम है C1, ये है C2, ये है C3, ठीक है। प्रॉपर्टी कहती है किन्हीं दो आसन्न शब्द यूज हुआ है, जरा ध्यान दें। आसन्न का मतलब क्या है? आसन्न का मतलब हमने यहां पर लिखा एडजासेंट, ठीक है। एडजासेंट मतलब एक दूसरे से लगी हुई। जैसे R1 R2 में परिवर्तन किया जाए, R1 की जगह R2 को कर दें या R2 की जगह R1 कर दें, या R2 R3 को आपस में बदला जाए। R1 को R3 से नहीं, आसन्न माने बगल बगल वाली। ऐसे ही C1 को C2 से या C2 को C3 से हम चेंज कर दें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नहीं बदलेगी, लेकिन इसका जो साइन होगा वो बदल जाएगा। जैसे हम यहां लेट करें, लेट हियर
डेल्टा इज इक्वल टू, सपोज करिए कोई वैल्यू आ रही है दैट इज के क्या है, इसकी वैल्यू आ रही है। देन जरा ध्यान दो, इफ R1 चेंज इनटू R2 एंड R2 चेंज इनटू R1, ये इसको दिखाया जाएगा। इफ R1 इंटरचेंज टू R2, अगर R1 R2 से क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, तो ये कोई दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा। मान लो वह डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 हो गया। अब जरा बताओ वो बनेगा क्या, यहाँ हो जाएगा A2 B2 C2, यहाँ होगा A1 B1 C1, यहाँ क्या होगा A3 B3 C3। जरा ध्यान दो, हमने किया क्या है डियर स्टूडेंट्स, R1 और R2 को आपस में बदला है। तो इस डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी वो के ही आएगी, लेकिन अगर यहाँ के आया होगा तो यहाँ माइनस के आएगा। यही प्रॉपर्टी है, ठीक है, यही क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी है। ये काम हमने किस में किया, रो में किया, यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। C1 और C2 को आपस में हम बदल देंगे, तब भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो वही रहेगी, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। C2 और C3 के भी कर सकते हैं, ठीक है, R1 R2 को कर सकते हैं, R2 किसी भी दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को, रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, जबकि डियर स्टूडेंट्स क्या बदल जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा। जैसे देखो, हम अगर लिख दें डेल्टा इक्वल टू, कोई भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए सेकेंड ऑर्डर का, 2 4 ले लीजिए, 7 और 8 ले लीजिए, ठीक है। अभी हम इस डेल्टा की वैल्यू पता करना चाह रहे हैं, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 8 2 जा 16 होगी, माइनस 7 चौकी 28 होगी, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -12 आएगा डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ हम अप्लाई कर दें प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान सुनो, बाई प्रॉपर्टी। अगर हम प्रॉपर्टी कराते हैं तो सपोज ये डेल्टा 1 हो जाएगा, और ये डेल्टा 1 हो जाएगा तो हम R1 को R2 में चेंज करना चाह रहे हैं। चलो कॉलम को चेंज कर देता हूं अब की बार, C1 चेंज इंटू C2 एंड C2 चेंज इंटू 7, ऐसे दिखाया जाता है। तो चेंज करिए, यहाँ 7 8 हो जाएगा, यहाँ 2 4 हो जाएगा। अब जब सॉल्व करेंगे आप तो डेल्टा इक्वल टू 7 चौकी 28, 8 2 जा 16। तो अब डेल्टा इक्वल टू जो आएगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, +12 आएगा। जरा ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर -12 आ रहा, अर्थात यहाँ पे क्या आ गया, +12 आ गया। बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के, वो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, अगर उसके किन्हीं दो एडजेसेंट रो को या एडजेसेंट कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसको हम दिखाएंगे कैसे। इसको दिखाने का तरीका होता है RI चेंज टू RJ एंड RJ चेंज टू RI, मीन्स आपस में इंटरचेंज हो गया ना, समझ में आ रही है। इससे दिखाते हैं, अगर कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो CI चेंज टू क्या हो जाएगा, CJ, ठीक है, CJ मतलब कोई एक दूसरे से बदल रहा है। जैसे इसको हम कह सकते हैं C1 चेंज इंटू C2 एंड C2 चेंज इंटू C1, या C2 चेंज इंटू C3 एंड C3 चेंज इंटू C2, इस साइन से दिखाते हैं। और ऐसा चेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस केवल और केवल उसका साइन बदल जाता है। जैसे किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 520 रही होगी तो इस प्रॉपर्टी को लगाने के पश्चात उसकी वैल्यू -520 हो जाएगी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी, आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया, नोटेशन पर भी हमने आपको ध्यान रखने के लिए कहा, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट इज पावर। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा रहा हूं, कुछ छोड़ नहीं रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 3। मैं इसको लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझें। कह रहे हैं यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ के सभी
सभी अवयव शून्य हो तो शारीरिक का मान शून्य होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर हम को कोई ऐसा डिटरमिनेंट दिया गया है जिसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स, ध्यान सुनिए, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, जीरो हैं अर्थात शून्य है, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। आइए देखिए हम लोग समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इसका मतलब ये है कि जैसे इफ़ डेल्टा इक्वल टू मान लो आपको दे दिया जाए 0 0 0 1 7 9 8 1 2 ये दे दिया जाए, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना बोलेंगे सिंस हियर C1 इक्वल टू 0 देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0, क्योंकि इसके पहले कॉलम की वैल्यू 0 है इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं पहला ही कॉलम हो। डेल्टा इक्वल टू अगर ऐसे भी हो 0 0 0 1 5 7 8 9 1, यहाँ पर क्या होगा, सिंस R1 इक्वल टू 0, चूंकि R1 0 है इसलिए यहाँ पर भी डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। R1 ही नहीं, कोई और एग्जाम्पल ले लें, डेल्टा इक्वल टू 5 7 11 0 0 0 7 8 5 ऐसा हो जाए तो यहाँ पर भी आप कहेंगे हियर R2 इक्वल टू 0, हियर R2 इक्वल टू 0 देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, 0। मीन्स कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हुए तो आपको उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लोग ये बोल देंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, 0 होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए इसको इरेज करता हूं, आप लोग समझते चलें और हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ध्यान से समझेंगे तो फिर सारे कंसेप्ट अच्छे से आपके क्लियर भी हो जाएंगे और कोई डाउट तो बचेगा ही नहीं। दो प्रॉपर्टी और हैं, उन्हीं को ध्यान से और सुन और समझ लीजिए। यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में एक अशून्य संख्या m से गुणा या भाग किया जाए तो सारणी के मान में m से गुणा या भाग हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं लिखता नहीं हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिए। 3 थी ना, अब की बात ये 4th नहीं, ठीक है, 1 नहीं, अभी तो हम लोगों ने केवल और केवल 3 ही प्रॉपर्टी की। चौथी है, यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। इसको भी लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, यदि किसी सारणी, ध्यान से समझ लीजिए भैया इसको भी, यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। सारणी का मान शून्य हो जाता है। जरा ध्यान दें, जैसे सपोज करिए डेल्टा इक्वल टू आपको मिल गया A1 B1 C1, यहाँ मिल गया A1 B1 C1, यहाँ हो गया A2 B2 C2। अब यहाँ पर क्या होगा, हियर सिंस R1 आइडेंटिकल टू R2, R1 और R2 क्या है, सेम है, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल और ले सकते हैं। डेल्टा इक्वल टू मान लीजिए आपने लिख दिया 5 7 11
8 1 2, यहाँ फिर लिख दिया 5 7 11। अब यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर R1 जो है वो किसके बराबर है, R3 के, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो ये सब जो प्रॉपर्टी हैं इनका हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टी की सहायता से हम डिटरमिनेंट की वैल्यूज को फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि डायरेक्ट जब हम एक्सपेंड करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंड करने की दशा में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इसलिए उस सिचुएशन में जब हम वैल्यू को पता करते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है। उसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करने से वैल्यू आसानी से निकल जाती है, इसलिए प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग समझ गए होंगे, नोट भी कर लीजिए। एग्जाम्पल भी हमने दे दिया है, हमने आर का ही एग्जाम्पल दिया, आप सी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 5 7 1 1 2 3, फिर लिख दो 5 7 1। तो यहाँ क्या बोलोगे आप बताओ, हियर C1 इक्वल टू C3, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या, 0। तो जहाँ जहाँ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, समान हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, 4 प्रॉपर्टी अभी तक मैंने आपको बताई, ठीक है। प्रॉपर्टीज अभी और भी हैं, लेकिन जितना खाएं उतना पचा लें तो ज़्यादा सही है। बाकी प्रॉपर्टी नंबर 5th 6th और 7th इसमें और दी गई हैं। कुछ मैं अपनी तरफ से भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ज़रा हम रिकॉल कर लेते हैं, आपने शायद नोट भी किया होगा कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, यदि किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ यदि किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो सारणिक अर्थात डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैल्यू वही रहती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, यदि किसी सारणिक अर्थात डिटरमिनेंट की किन्हीं दो आसन मीन्स एडजेसेंट भुजाओं को एडजेसेंट रो या कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, केवल और केवल उसका साइन बदल जाता है। फिर हमने थर्ड आपको बताया, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हों तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, उसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हमने 4th प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई डियर स्टूडेंट्स कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आइडेंटिकल हैं अर्थात समान हैं, बराबर हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, उसको भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये 4 प्रॉपर्टी हमने आपको बताई हैं, कल कुछ और प्रॉपर्टी बता देंगे, तब हम लोग डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं। कई बच्चे पूछ रहे थे सर किस बुक से आप सॉल्व कर, अभी हमारे पास जो बुक रखी हुई है डियर स्टूडेंट्स, ये बुक है हमारे पास किसकी जानते हैं, इस बुक है हमारी सार्थक पब्लिकेशन की, और इसी के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट अगर आप लोग सीख जाएंगे तो किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, स्पीड भी बढ़ेगी। आप पहले एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी बातें आपको समझ में आने लगें, फिर हम स्पीड बढ़ा देंगे, लेक्चर का टाइम भी बढ़ा देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस आप सभी लोग हमें इतना बताते रहिए कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा, उससे हमको उत्साह मिलता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।
उसको जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई जानकारी हो तो हम वहीं पर आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, शेयर करते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से दे दीजिए। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास ज़बरदस्त चलेगी ऐसे ही और आपकी तैयारी कराएंगे। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।